भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने, चाहते हैं क्या? अगर आप इस देश से प्रेम करने वाले जिंदा दिल इंसान हैं तो आपको आज सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपके राज्य में विधानसभा चुनाव है तो आपको दोहरा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब छोटे मोटे नहीं, जो उच्च सीढ़ी पर बैठे हैं, जिनको इस देश की कमान आजकल मिली हुई है, उन्होंने भी नफ़रत परोसना शुरू कर दिया है। नफ़रत बाज़ारों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इस देश का दंगों में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तुष्टीकरण के कारण हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारा मानवता कितनी बड़ी आघात का शिकार हो सकता है। आप सबको पता है कि आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तारीखों की भी घोषणा हो गई है। चुनाव के रिजल्ट किस दिन आएंगे, वोट किस दिन पड़ेंगे, सब की घोषणा हो गई है। अभी तक तो हम आपको बताते थे कि ये तथाकथित लव जिहाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर ये ठेकेदार जितने भी हैं, जितने हिंदू संगठन इन्होंने पाल रखे हैं सत्ताधारी पार्टी ने दिहाड़ी देकर, वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय को गाली देने में जरा भी नहीं हिचकिचा रहे थे। छोटा सा मुद्दा मिलते ही, एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल मुद्दा मिलते ही उसको पूरा समुदाय विशेष को बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। अब इसी तुष्टीकरण की राजनीति में असल कौन शामिल है, किसकी सह पर ये लोग सारा काम कर रहे हैं, वो स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आ गया है। गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, जिनको लोग तड़ीपार भी बोलते हैं। वो चुनाव प्रचार करने के लिए विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, क्योंकि कई विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना में होने हैं, मिजोरम में होने हैं, राजस्थान में होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं। तो भाई साहब कहाँ पहुँचे थे? छत्तीसगढ़ में पहुँचे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो भाषण देते देते सामने जो लोग बैठे थे रैली में, उनको देखते हुए उनके सामने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो वास्तव में एक बड़ा इशारा है कि इनको इस समाज के भाईचारे की, इस देश की एकता की और अखंडता की जरा भी परवाह नहीं है। ये अपनी कुर्सी के लिए, वोट पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। समाज में वैमनस्य फैलाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। एक मामला हुआ था छत्तीसगढ़ में 6 महीने पहले, अप्रैल के महीने में भुवनेश्वर साहू को लिंच कर दिया गया था, मार दिया गया था विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा। 2 समुदायों के बीच में आपस में झड़प होती है। लव जिहाद का कोई एंगल था। एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कर लेती है, उसको लेकर गांव में पंचायतें होती हैं और फिर माहौल बिगड़ जाता है। दोनों पक्ष आपस में लड़ाई कर बैठते हैं, जिसमें भुवनेश्वर साहू की मृत्यु हो जाती है। भुवनेश्वर साहू की जैसे ही मृत्यु होती है, वहाँ की सरकार ने दोषियों को पकड़ा और उनको जेल भेजा। जो इस तरह का माहौल अब गृह मंत्री अमित शाह जी स्टेज से बना रहे हैं, रैली के दौरान बना रहे हैं, और जो आरोप कांग्रेस सरकार पर लगा रहे हैं, वो वाकई किसी और ही तरफ इशारा करते हैं। जो मुद्दा जिसके ऊपर प्रशासन ने एक्शन ले लिया, जो दोषी हैं वो पकड़े भी गए हैं, उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई भी कर दी गई है, और ऐसे लोगों का जिक्र करके जो मुद्दा दब गया था, पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी जद्दोजहद के बाद वहाँ पर आज शांतिपूर्ण माहौल है। उसको फिर से उजागर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उसको बाकायदा भरे मंच से अपनी रैली के दौरान छत्तीसगढ़ में उठाया है। आप खुद सुन लीजिए और इनकी मनसा क्या है वो हम आपको बताएंगे, सुनिए। उनकी वोट बैंक की राजनीति के चलते भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। आप क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ फिर से एक बार एक कौमी दंगों का केंद्र बने, चाहते हैं क्या? भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?
अगर कांग्रेस फिर से चुनकर आती है तो यही तुष्टीकरण की, यही वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। और मैं आपको कहता हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भुवनेश्वर साहू को लिंच करवा दिया गया। आप चाहते हैं क्या छत्तीसगढ़ दंगों की भूमि बने और हम भुवनेश्वर साहू को एक तरीके से न्याय दिलाएंगे? न्याय दिलाना चाहते हैं, नहीं चाहते आप उनको? अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये दंगा का प्रदेश बन जाएगा। ये और कोई नहीं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, 6 महीना पुराना ये मुद्दा है और चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश की हर जानकारी, हर मामले की जानकारी उनको है। जिस इलाके में रैली करनी होती है उस इलाके के बारे में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ज़रूर ये सूचनाएं लेते होंगे और उनसे सूचना लेकर अपना स्पीच तैयार करते हैं। तो इन्होंने जो सूचना ली होगी उसमें बाकायदा इन्होंने पूछा होगा कि इस तरह की कोई इंसिडेंट हम अपने भाषण में लगा सकते हैं क्या, जो इस पूरे क्षेत्र में हुई हो, जिसको लेकर हम मंच से एक तरीके से घटनाक्रम को हिंदू वर्सेस मुस्लिम का दिखा सकें कि कांग्रेस सरकार में तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों को खुला छोड़ा हुआ है, इस तरह की छवि दिखा सकें। तभी तो इनके भाषण में ये चीज़ आई है। स्थानीय लोगों ने अवगत कराया होगा क्योंकि इन्होंने मांगा होगा और 6 महीने पुराने घटनाक्रम को उठाकर आज मंच से आप परोस रहे हैं। तो इनकी मंशा क्या आप समझ सकते हैं? मुद्दों पर राजनीति के लिए किसने रोका है आपको? कांग्रेस सरकार जो छत्तीसगढ़ में है उनको बेरोजगारी के ऊपर आप घेरिए, महंगाई के ऊपर आप घेरिए, उनको आप जो त्रुटियां समाज में चल रही हैं जिनसे आम आदमी परेशान है उनके ऊपर घेरिए, पर उनके ऊपर तो आप ही ज़्यादा घिर जाएंगे। उनको घेरने के चक्कर में रहेंगे तो आपके पास मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप जो सांप्रदायिकता वाली चीज़ें हैं उन्हीं को उठा कर ले आएंगे। भाई साहब, जो घटना हुई थी वो घटना ये नहीं कि वो किसी के द्वारा प्रायोजित थी। ये घटना लव जिहाद का एक मैटर था। उसी टाइप का एक समुदाय की लड़की दूसरे समुदाय वाले से शादी कर लेती है, फिर आपस में झड़प हो जाती है जिसके कारण माहौल बिगड़ता है, पुलिस लेट से पहुंचती है, एक व्यक्ति को पीट कर मार दिया गया। हिंदू समुदाय का लड़का था, विशेष समुदाय के लोगों ने पीट कर मार दिया। इस पुराने मुद्दे को अब चुनाव में उठाना और इसको एक महत्ता के साथ उठाना कि देखिए भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की ज़रूरत है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उसको मरवा दिया, उसको लिंचिंग करवा देगी, दंगों का प्रदेश छत्तीसगढ़ आजकल देश बनना चाह रहा है, इसको बचाना है तो हमें ही वोट दीजिए। एक पुराने मुद्दे को अब इस तरह से भुनाया जा रहा है। तो इसी तरह के और भी मुद्दे ये तलाशते होंगे कि हमको मिल जाए। और ज़रूरी है क्या इस तरह के मुद्दों को कांग्रेस के द्वारा ही, उनके ऊपर जो वास्तव में जो ये लोग थोप रहे हैं वो कांग्रेस के द्वारा ही प्रायोजित हो सकता है खुद इनके द्वारा भी प्रायोजित कर दिया जाए। जिस तरह से ये सारे के सारे मुद्दों को जिस एंगल से परोसते हैं, खुद परोस रहे हैं इस देश के गृह मंत्री, तथाकथित जितने भी संगठन हैं, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, सारे के सारे इसी तरह की नफरती चीज़ें परोसते रहते हैं। भाई साहब, जैसे जैसे चुनाव आते हैं दंगे हमें इस देश में देखने को मिलते हैं। दिल्ली में दंगों में क्या हुआ था वो सब हमने देखा। पूरी तरह से इनकी असल तस्वीर सामने आ रखी है। समझने वाला चाहिए, आंखों के ऊपर जो धर्म का चश्मा बंधा उसे उतार कर देखो कि ये हमें ही आपस में लड़ाकर हिंदुओं को मरवाना चाहते हैं पहले, और बाद में दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान तो घातक हैं। मुस्लिम समुदाय को बदनाम करके, उनको गलिया के, उनको आक्रामक दिखा के, देशद्रोही पत्थरबाज दिखा के हिंदुओं को डराना चाहते हैं। उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना चाहते हैं। ये इन लोगों की मंशा होती है। इनके लिए इनको इस तरह की दंगे करवाने में पड़ जाएं तो बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। और जब टॉप लेवल के आदमी जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल स्टेज से कर रहे हैं तो आप समझ जाइए नीचे वाले क्या करते होंगे। इशारा ही काफ़ी होता है, कहने की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे वाले फिर इस तरह के कांड करवा भी देंगे और उनके नाम पर राजनीति भी आराम से खेल लेंगे। विचित्र बात यहाँ पर एक और है, भुवनेश्वर साहू के पिता हैं ईश्वर साहू, उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया गया है, विधानसभा का टिकट दिया गया है, एमएलए का। तुष्टीकरण की राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ हो सकता है क्या? कल को जो बजरंग दल वाले भजमंडल यात्रा जो नूह मेवात में निकल रही थी, जिसमें वो मारे गए हैं,
उनके परिवार के सदस्यों को, उनके पिताजी को जो लड़के मारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में विधानसभा टिकट दे देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? संदेश ही काफ़ी है कि तुम धर्म के लिए मरोगे। तांडव जिस यात्रा में करवाना था, सांप्रदायिकता फैलानी थी, बीजेपी के लिए राजनीतिक मंच तैयार करना था, उसमें तुम मारे जाओगे तो तुम्हारे परिवार वालों को टिकट मिल जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन संगठनों से जुड़ो, सांप्रदायिकता फैलाओ, नफरत परोसो, मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बातें करके हिंदुओं को डराओ, सारे वोट बैंक हिंदुओं का बीजेपी के पक्ष में करो। इस मनसा में तुम्हारी जान भी चली गई तो तुम्हें हम रिवार्ड करेंगे, तुम्हें हम इनाम देंगे। ईश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू के जो पिताजी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट देने का यही मनसा है। हालांकि वहाँ से जो कांग्रेस के विधायक हैं, ऑलरेडी विधायक वो कई बार से जीतते आ रहे हैं, उनका पक्ष भी भारी बताया जा रहा है, पर इस तरह का एग्जाम्पल सेट करके किस तरफ इशारा किया जा रहा है समझ लेना। मैं फिर कहता हूँ कि जुबान से बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले जितने भी हैं वो खुद समझ जाएंगे कि नफ़रत के सहारे ही आगे बढ़ना है। धरातल के मुद्दों पर तुम्हारी दाल नहीं पक रही है तो जुमलेबाजी करके, झूठ फेंक करके स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोगों में नहीं रहा है। जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं या फिर केंद्र सरकार में मोदी साहब ने जो वादे किए थे 2014 में, उनकी आज स्थिति क्या है जानेंगे तो स्थिति बहुत ही भयावह है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने इनकी गलती से ही सीखा। हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में और अब राजस्थान में भी, कर्नाटक में भी जैसे ही चुनाव हुए थे, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो छोटा बनाया कांग्रेस ने, पर जो बनाया उन वादों को पूरा किया, सरकार आते ही पूरा किया। पुरानी पेंशन को लेकर वादे थे वो भी पूरे किए गए, महिलाओं को लेकर जो वादे थे वो भी पूरे किए गए, और अभी यही मैनिफेस्टो आगे आने वाले चुनाव में जारी कर रहे हैं। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं। इन पांचों राज्यों में से अगर सिर्फ एक ही भारतीय जनता पार्टी की हाथ लगता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव जैसे ही सरगर्मियां पकड़ेगा और जैसे ही इन पांचों राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे, स्थिति बहुत ही भयावह होगी। पलटा लग सकता है भाई साहब। और जैसे अब ये जिक्र कर रहे हैं ना स्टेज से कि आगे तो दंगा प्रदेश बन गया है, दंगों से बचाना है तो कमल खिलाना होगा, भाजपा को वोट देना होगा, ऐसा ही काम इन्होंने कांग्रेस में, कर्नाटका कांग्रेस के इलेक्शन में किया था। वहाँ पर इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर दंगों में झोंक दिया जाएगा, और वहीं कर्नाटक है, आज लोग अमन और चैन से जी रहे हैं। दंगों का तमगा और दंगा कौन करवा सकते हैं, आज के इस देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे इन लोगों की नफरती चिंटुओं की तस्वीर साफ पड़ी समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान देंगे तो। और गृह मंत्री अमित शाह ने, खुद नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं की छवि पर राज्यों के चुनाव लड़े जा रहे हैं। वो खुद जयपुर में जिस तरह से अलवर एरिया में उनकी जो महासभा हुई थी उसमें उन्होंने कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया था कि कांग्रेस सरकार में तो लोग आते हैं और कपड़े सिलाने के बहाने और गर्दन काट कर चले जाते हैं। क्या कन्हैया लाल के हत्यारे जो थे उनको पकड़कर जेल में नहीं ठूसा गया, उनको सज़ा नहीं मिल रही है क्या? इसमें इनका दिखाने का मतलब यही होगा कि कांग्रेस सरकार है तो वहीं दिखाओ सिर्फ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। बीजेपी सरकार हरियाणा में है, बीजेपी सरकार के पाले हुए गुर्गे मेवात एरिया में, राजस्थान एरिया में जिस तरह से घुसकर लोगों को घर से उठा रहे हैं, गोरक्षा के नाम पर लोगों को पीट कर जिंदा जला दिया जा रहा है। घाटी में का केस आपको पता होगा, घाटी में का राजस्थान में ही तो है, और वहीं राजस्थान में मोदी साहब मंच से कन्हैया लाल का जिक्र कर देते हैं पर घाटमिका के जुनैद और नासिर का जिक्र नहीं करते, क्योंकि उनको तो हरियाणा सरकार के अंदर पल रहे गुंडों के द्वारा जिंदा जलाया गया है भाई साहब। वहीं नरेंद्र मोदी साहब ने जोधपुर में उनकी पंचायत हुई थी, इसी रैली हुई थी, उस स्टेज से कहा कि यहाँ पर तो देखिए जब यात्राएं निकलती हैं उनके ऊपर पथराव हो जाता है, पथराव होना तो लाजमी ही है। फिर वही बात कि हिंदुओं के त्यौहार की हिंदुओं का जिक्र कर दो और दिखाते रहो कि देखिए हम तो हिंदुओं के रक्षक हैं, कांग्रेस सरकार में तो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है, मुसलमानों को खुला छोड़ा जा रहा है, ये इनकी मंशा है। ये तस्वीरें साफ हैं। इस लेवल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही नफरत परोसने में आ जाएं, एक तरीके से दिखाई दें कि यही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो भाई साहब समझ लेना नीचे वाले क्या करेंगे। नीचे वाले तो इतने घिनौना काम करेंगे आपको समझ में बात नहीं होगी। इनको सिर्फ एक बहाना चाहना होता है, एक मौका चाहिए, उसमें
कितने ही हिंदू मर जाओ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने मुसलमान मर जाओ, और इन लोगों की मंशा ही यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू मरें, ताकि पूरे देश में हिंदुओं के अंदर ज्वाला फूटे और वो मुसलमानों पर काउंटर अटैक करे, मुसलमान मारे जाएं, दंगे भड़क जाएं, लोग डर जाएं, हिंदू समुदाय के लोग काफ़ी डरें और वो बीजेपी को वोट दें और बीजेपी इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए, सिलबट्टे बजाए। यही इन लोगों की मंशा होती है। यही नूह में हुआ था, ब्रजमंडल यात्रा के इनको बहाना मिला। यही दिल्ली दंगों में हुआ था, शाहीन बाग का इनको बहाना मिला। मुजफ्फरनगर दंगों का आप उठा लीजिए, पड़ताल आराम से कीजिएगा तो लोग आज तक भुगत रहे हैं। जो भुगत भोगी है वो तो कह रहे हैं कि दंगे किसी के लिए भी अच्छे ना होते, ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। और जो हिंदू समुदाय के लोग इन दंगों में एक तरीके से पीड़ित हुए हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं और यही ठेकेदार हिंदू समुदाय के उनकी जात भी नहीं पूछ रहे, उनके साथ हो कह रहा है। तो अमन परस्त जो आज हमारे देश में जिंदा दिल लोग हैं, उनको ज़रूरत है, उनको संभलने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है कि जहरीले सांप अपनी कुर्सी के लिए डंक मारने को तैयार बैठे हैं, इनसे बचना है। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए और उनको जब वो घर की दहलीज को पार करके जाते हैं तो देखिए वो किस तरह की चीज़ों और किस तरह की सामग्री के संपर्क में आ रहे हैं। इन जैसी जहाँ पर नफ़रत परोसी जाती है, इनमें कौन लोग होते हैं मुझे बताइए आप। इनमें आजकल आर्थिक रूप से जो अच्छे हैं, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन लोगों ने आजकल रैली वगैरह में जाना छोड़ दिया है। जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आदिवासी हैं, वहीं लोग भाई साहब इन रैलियों में जा रहे हैं, जो घर में आकर टेलीविज़न देखते हैं, जहाँ पर नफरती एंकर जो बता रहे हैं उन्हीं को सुनते हैं, और रैली में इस तरह के लफ्ज़बान जो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, उनको सुनकर आते हैं, तो वो परफेक्ट रेसिपी बन जाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, आप सबको पता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, तो कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स मैंने उस समय पर की थी। तो लोगों से मैंने पूछा कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं, विधायक नहीं, नॉमिनेशन जिन्होंने किया था, कैंडिडेट जो हैं, उनको आप वोट देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो उतारे गए हैं चुनाव में उनको वोट देंगे। तो कई लोगों ने ऐसा कहा कि देखिए हम तो बीजेपी वालों को ही वोट देंगे क्योंकि वो हिंदू है, इन्होंने तो मुल्ला उतारा है समाजवादी पार्टी वालों ने। यही तो मेंटलिटी चाहिए लोगों की। जो लोग सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं, सच्चाई से दूर हैं, प्रोपेगेंडा में आराम से फंस सकते हैं, उनके दिमाग में यही बैठाना है कि मुसलमान तो तुम्हें मार देंगे, काट देंगे। यही इस तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी की मनसा है, इसी के अराउंड ही ये खेलना चाहते हैं। समय लगेगा, अभी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि हमारे देश में इस तरह का जो प्रोपेगेंडा में फंसने वाले लोग हैं अभी उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर भी रही है, बिल्कुल नहीं चूक रही है। जहाँ से भी संभव हो सकता है, चाहे इन्हें बलात्कार के आरोपियों को बार बार छोड़ना पड़े, उनके समर्थकों की वोट इनको चाहिए। अभी मध्य प्रदेश की एक वीडियो देख रहा था, जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो आसाराम बापू की तस्वीर पीछे लगी है, उनके समर्थक वहाँ पर भजन करें, उनके साथ लय में लाकर भजन करें। स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें दिख रही हैं। आप सबको पता है गुजरात चुनाव में क्या होता, बिल्किस बानो के उससे बलात्कार उससे ठीक पहले छोड़ दिया गया था। हरियाणा में राम रहीम को बार बार बेल दी जा रही है, ब्रजभूषण को बीजेपी से हटाने की बात तो छोड़िए, सांसद पद से इस्तीफा लेने की बात तो छोड़िए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से ही नहीं हटाए इन्होंने। तो वोट बैंक कितनी मजबूत है, इनके लिए कितनी प्रमुख है, सिर्फ वोट। और चाहे समाज के किसी भी तबके के साथ अन्याय हो जाए, गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने किस तरह से थार गाड़ी से कुचल दिया था, किसानों के प्रति अपनी क्रूरता दिखाने के लिए, अपनी ऐंठ दिखाने के लिए, उससे भी इस्तीफा नहीं लिया, नहीं उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। और उस समय की वीडियो हमने दिखाया था किस तरह से गंदे गंदे इशारे करता था, और खुद अजय मिश्रा टैनी कहता था कि इन किसानों को, ये जो बने हुए हैं ना, जो आंदोलन जो करें, इनको तो मैं देख लूँगा, पता नहीं क्या क्या दिखा दूंगा इनको। तो जो सांसद विधायक होने से पहले मैं क्या था, जो मेरे को जानते हैं उनसे पूछ लेना। इस तरह की बयानबाजी अजय मिश्रा टैनी ने बयां की थी। तो मुझे बताइए, स्नेह प्रेम इन लोगों का किस वर्ग से है? किसी भी वर्ग से नहीं। जो आवाज़ उठाएगा उसको ये कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर जगह इनके भाड़े के टट्टू मौजूद है, सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, समाज में और स्टेज पर ये नफरत फैलाते रहते हैं। ये तथाकथित संगठन क्या करते रहते हैं, सारे इनके भाड़े पर पल रहे हैं। वो क्या करते रहते हैं समाज में, आपको अच्छी तरह से पता है। तो जिनको वर्ग में जब हम देखते हैं, हिंदू समुदाय के लोगों को देखते हैं, उनके प्रति ही इनका प्रेम भाव नहीं है, उनको ही एक एक करके इन्होंने कुचला है। सैनिकों को लेकर अग्निवीर स्कीम लेकर आ गए, भाई साहब क्या करोगे?
सब कुछ रो रहे हैं, लोग युवा नशे में जा रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन करते हैं तो यहीं गोदी मीडिया वाले कहते हैं कि इनमें स्किल नहीं है, और यहीं पुलिस वाले, इसी सरकार वाले इनके ऊपर लठ बजाते हैं। एक एक करके सबको कुचला गया है। तो इनकी सहानुभूति हिंदुओं के साथ कहाँ हुई? क्या बेरोजगार हिंदू नहीं है? क्या गरीब हिंदू नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जिस आदिवासी के सिर पर पेशाब किया गया वो हिंदू नहीं है? क्या महिला पहलवान जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी वो हिंदू नहीं है? मुझे बताइए। अजय मिश्रा टैनी ने, उनके बेटे ने जिस तरह से लोगों के ऊपर थार गाड़ी से कुचला था वो हिंदू नहीं थे? हिंदू प्रेम नहीं है भाई, हिंदू वोट बैंक से इनको प्रेम है। और जब हिंदुओं को मरवाने से इनको अपनी राजनीति चमकती हुई नजर आ रही है तो तनिक भी गुरेज नहीं करेंगे। इन्होंने तो सैनिकों ही नहीं छोड़ा भाई, संभलने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ चुनाव है उनको तो डबल सावधान रहने की ज़रूरत है। इनकी कोई जात विषाद नहीं है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे नेता तक नफरत इनके अंदर कूट कूट कर भरी गई है। बचना आपको है। असल देशभक्त जो होगा इन नफरतबाजों से अपने आप को भी बचाएगा, परिवार को भी बचाएगा, और दूसरों को भी शिक्षा देगा कि इनके भड़कावे में नहीं आना है, मुद्दों के ऊपर वोट देनी है। यही मेरा भी कहना है। नमस्कार।